हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो अर्धवार्षिक परीक्षा अपनी आ रही है, हाफ ईयरली एग्जाम जो आ रहे हैं, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर मैं लेकर के आया हूं कंप्लीटली आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस और जो आपका हाफ ईयरली का जो पैटर्न रहने वाला है उस पैटर्न पर ये जो है वो पूरा का पूरा बनाया हुआ पेपर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पैटर्न के हिसाब से आपके सबसे पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हम खंड अ से, और खंड आ में हम पहले करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न है। हालांकि आंसर इसमें दिए हुए हैं, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी बाद में बताता हूं। तो देखो, पहला प्रश्न हम आपके सामने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। निम्न में से घाना के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है गमाल अब्दुल नासिर, वामे एनक्रुमा, सुकर्नो और लियोनेड ब्रेजनेव। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, वामे एनक्रुमा। ये घाना के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वामे एनक्रुमा घाना के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है जैसे गमाल अब्दुल नासिर, तो ये मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। मिस्र के ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, इनको भी याद करना है। और सुकर्नो जो है वो इंडोनेशिया के, है ना, ये इंडोनेशिया के राजनयिक जो है वो थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, हाँ दूसरा क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाला देश कौन सा है? आपको याद होगा गुट निरपेक्षता, नॉन प्रोलिफरेशन जिसे कहते हैं। जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था तो उस समय जो है वो काफी जोर रहा था। ऑप्शन एक है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है रूस। तो बच्चों सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक, भारत जो है वो गुट निरपेक्षता का अनुसरण करने वाला राष्ट्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जिसे सोवियत संघ कहते थे, तो इन्होंने तो विश्व को दो ध्रुवों में बांट दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न है कि आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा था? तो आजादी के बाद जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, उसके बाद से ही जो है वहां पर सिंहली समुदाय, है ना, सिंहली समुदाय का दबदबा जो है वो रहा। और इसी वजह से आपको याद होगा कि कई वर्षों तक लिट्टे और सिंहली समुदाय के बीच में, या यूं कह सकते हैं श्रीलंका सरकार के बीच में विवाद चला था। तो ये राइट आंसर रहेगा सिंहली समुदाय। ये श्रीलंका के मूल जो है वो निवासी माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1992 में? तो राइट आंसर रहेगा 1990 में। 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है और सोवियत संघ का विघटन होता है, तो उस समय जो है वो ये शॉक थेरेपी रही थी। आपने इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? दक्षेस जिसे अपन सार्क के नाम से जानते हैं, है ना, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन एक है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में सार्क यानी दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा नहर नहीं है, नदी जल नहीं है, सीमा विवाद। हाँ, तो राइट आंसर रहेगा सीमा विवाद। विशेष करके भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मामले को लेकर के कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़पें भी हुई है। और आपको याद होगा 1962 में तो भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हो रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, सातवां प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन की अवधि है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56, ये प्रथम
पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 1956 से 61 ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 61 से 66 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और 65 से 67 जो है ये योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है ना, योजना अवकाश। तो इस प्रकार जो है वो ये पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि टोटली जो हम यहाँ पे जो पेपर्स कर रहे हैं, जैसे हमने ये कंप्लीट पेपर आपका बनाया है, इसी तरीके से हम कंप्लीट चैप्टर्स के जो नोट्स हैं आपके टोटल पूरा का पूरा कोर्स, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, सारे कोर्सेज इसके मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज, सारे इनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। और ऐप जो है वो है एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एजुकेशन राइज नाम से। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैंने जो सारी चीजें बताई है वो वहां पे मिलेगी। प्रत्येक कोर्स की फीस ओनली 99 रुपये, केवल 99 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे मॉडल पेपर्स हैं उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हमने ओनली 29 रुपीज़ में हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल जो बने हुए हैं, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9079622989। तो आपको लिंक मिल जाएंगे और उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इस वीडियोस की पीडीएफ, जो हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उसके पीडीएफ हम वहां पे शेयर करते हैं। साथ ही साथ वहां पे हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन और लिंक शेयर करते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 8वां प्रश्न, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? तो ये है जेसी कुमारप्पा, है ना, जेसी कुमारप्पा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक माने जाते हैं। थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, तो हम थोड़ा सा फास्टली जो है वो रिविजन करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू जी की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था? तो इनका ऑप्शन एक है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, यह भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला, 1946 से 1964 के मध्य भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति की रचना की और उसके क्रियान्वयन में गहरा प्रभाव डाला? तो 1946 से लेकर के 1964 तक नेहरू जी ही भारत के प्रधानमंत्री थे। और हमारे भारत की, यानी कि हमारे देश की जो पूरी विदेश नीति थी वो पूरी तरह से नेहरू जी के दृष्टिकोण पर, उनके विचारों पर निर्भर करती थी। तो राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद फिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो ये रहे थे हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, शास्त्री जी, है ना, शास्त्री जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन युद्ध हुआ था 1961 में, नहीं हुआ 1948 में, नहीं हुआ 1962 में, बिल्कुल 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाक, है ना, भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था। 1948 में भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था। और 1961 में नहीं हुआ था, 1965 में जो है भारत, 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देश में जब आपातकाल लगा था उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो देश के राष्ट्रपति थे। पहला आपातकाल जून 1975, आपको याद होगा बच्चों, 25 जून 1975 को जो है वो देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, 1975 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, तो हमारा क्वेश्चन तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। और अब जो है वो नीचे है
रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर, उसके बाद जो हम लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इतना लंबा ना करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम पढ़ेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।